तारीख थी 26 जून 1987। दिन के करीब 1:30 बज रहे थे। सियाचिन की ऊंची पहाड़ियों पर बेरहम ठंड पड़ रही थी। एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर में 3 दिन बिताने के बाद सभी सैनिक थक चुके थे और उनका खाना पानी भी खत्म हो चुका था। फिर भी खून जमा देने वाली बर्फीली हवाओं के बीच सभी भारतीय सैनिकों ने बर्फ को मुंह में डालकर पानी की कमी पूरी की और आगे बढ़ते रहे। इस वक्त सैनिकों के दिमाग में केवल एक ही लक्ष्य था और वो था अपने दोस्तों की जान का बदला लेना और उस ऊंची चोटी पर कब्जा करना जिस पर उनके साथी अंतिम नींद सो रहे थे। लेकिन ये चोटी पाकिस्तान के कब्जे में आती थी। इसी कारण अपने नेक्स्ट एंड फाइनल असॉल्ट को शाम में ना करके तय किया गया कि अगला असॉल्ट दिन में ही किया जाएगा। पर यह आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि उस चोटी तक पहुंचने के लिए भारतीय वीरों को बर्फीली हवाओं के बीच सुई की नोक सी पैनी 1500 फुट से भी ऊंची बर्फ की दीवार पर चढ़ना था। पर अपने साहस और विश्वास के साथ भारतीय वीर इस बार चालाकी का भी इस्तेमाल करते हैं और क्लिफ तक पहुंचने के लिए एक ऐसी डायरेक्शन का इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में कभी पाकिस्तान सोच ही नहीं सकता था, क्योंकि इस डायरेक्शन से उस पोस्ट तक पहुंचना मौत को गले लगाने जैसा था। लेकिन भारतीय सैनिक पीछे नहीं हटते और लगभग 90 डिग्री के एक स्टीप और लंबे आइस वॉल को क्लाइम करके उस पाकिस्तानी पोस्ट तक पहुंच जाते हैं, जिसका नाम पाकिस्तान ने बड़े फख्र से मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर कायद रखा था। कायद पोस्ट पर पहुंचकर भारतीय सैनिक अपने अदम्य साहस के साथ लड़ते हैं और उस चोटी को अपने देश के नाम कर लेते हैं। पाकिस्तान की कायद पोस्ट को कैप्चर करने के लिए 23 जून 1987 को भारत ने ऑपरेशन राजीव को अंजाम दिया था। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि ऑपरेशन मेघदूत को जीतने के बाद भी भारत को ऑपरेशन राजीव की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों जब पहले ही सियाचिन भारत का हो चुका था तो एक बार फिर सियाचिन पर गोलीबारी देखी गई? और आखिर कौन थे बाना सिंह, जिनके नाम पर इस पोस्ट का नाम बाना पोस्ट कर दिया गया? 13 अप्रैल 1984 को भारत सियाचिन पर ऑपरेशन मेघदूत को लॉन्च करता है और साल्टोरो रिज के सभी मेन पीक्स को कैप्चर कर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता है। कई दिनों तक चले इस ऑपरेशन में भारत न केवल सियाचिन पर कब्जा करता है, बल्कि पाकिस्तान और चाइना के बीच सीधी कनेक्टिविटी को भी हमेशा के लिए तोड़ देता है। भारत के सियाचिन को कैप्चर करने के कारण पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह और प्रेसिडेंट जिया उल हक को ये हार बर्दाश्त नहीं हुई, जिस वजह से वो एक नहीं बल्कि कई बार सियाचिन की अलग अलग पोस्ट पर कब्जा करने की कोशिश करवाते हैं। लेकिन भारत हर बार पाकिस्तान को अपने आगे पानी भरने के लिए मजबूर कर देता है। हालांकि सीरीज ऑफ फेल अटैक्स के बाद अर्ली 1987 में पाकिस्तान फाइनली ब्रिगेडियर परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में बिलाफोन ला के पास मौजूद एक 22,000 फीट ऊंची पीक को अपने कब्जे में ले लेता है और वहां अपनी एक पोस्ट बनाता है, जिसका नाम पाकिस्तान बड़े फख्र से अपने देश के फाउंडिंग फादर मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर कायद पोस्ट रखता है। वैसे पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाई की गई ये पोस्ट साल्टोरो रिज की हाईएस्ट पीक्स में से एक नहीं थी, लेकिन फिर भी भारत के लिए सियाचिन की हर एक पीक जरूरी थी, क्योंकि जब भी सियाचिन के एरिया में किसी हाइट पर कोई पोस्ट बनाई जाती है तो उससे आसपास के एरिया को डोमिनेट करना आसान हो जाता है। पाकिस्तान की कायद पोस्ट के साथ भी यही परेशानी थी। ये सी लेवल से करीब 22,000 फीट की ऊंचाई पर है, जिस कारण अगर इस पर पाकिस्तान का कंट्रोल रहता तो भारत के लिए एक बड़ी परेशानी आन पड़ती। कायद पोस्ट को कैप्चर करने के कारण पाकिस्तान अब भारत के करीबन 80 किलोमीटर तक के एरिया को आराम से देख सकता था, जिस कारण पाकिस्तानी आर्मी को भारत के हर मूवमेंट की खबर आसानी से होती रहती। इस पोस्ट से पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर को भी नेकेड आई से देख सकता था। भारत के लिए कायद पोस्ट सबसे बड़ी परेशानी इसलिए भी थी क्योंकि ये बिलाफोन ला के एरिया में थी, जहां से पाकिस्तान भारत की अमर पोस्ट एंड सोनम पोस्ट पर भी निगरानी रख सकता था। इन दोनों पोस्ट पर भारतीय सैनिकों की जरूरत की हर चीज हेलीकॉप्टर्स के जरिए सप्लाई की जाती थी। अमर पोस्ट कायद पोस्ट के साउथ में थी, तो वही सोनम पोस्ट कायद पोस्ट के नॉर्थ में थी। दोनों ही पोस्ट की हाइट कायद पोस्ट के मुकाबले कम थी, जिस कारण पाकिस्तान अब कायद पोस्ट पर बैठकर भारतीय सैनिकों के हर एक कदम पर नजर रखने लगा था।
कायद पोस्ट को कैप्चर करने के बाद पाकिस्तान कुछ समय तक तो शांत रहा, लेकिन एक दिन अचानक पाकिस्तान अपना असली रंग दिखाता है और 18 अप्रैल 1987 को पाकिस्तानी ट्रूप्स कायद पोस्ट से भारत की सोनम पोस्ट पर अटैक कर देते हैं। इस अटैक में भारत के 2 जवान शहीद हो जाते हैं, लेकिन बात केवल यही नहीं थमती, बल्कि अब पाकिस्तानी ट्रूप्स भारत की सोनम पोस्ट पर सैनिकों को जरूरत का सामान भी सप्लाई नहीं करने दे रहे थे। सोनम पोस्ट पर आने वाले हर एक हेलीकॉप्टर पर गोलीबारी की जा रही थी, जिस कारण भारतीय सैनिकों को बेसिक नीड्स की चीजें भी पहुंचाना डिफिकल्ट हो गया था। पाकिस्तान के ऐसे रवैये को देखकर इंडियन आर्मी ने ठान लिया था कि पाकिस्तान को अब कायद पोस्ट से हटाना ही होगा, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था, क्योंकि पाकिस्तानी ट्रूप्स कायद पोस्ट पर बैठकर 24 घंटे भारतीय सैनिकों की निगरानी कर रहे थे। इसके अलावा कायद पोस्ट करीबन 22,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पर मौजूद थी, जहां अटैक करना आसान नहीं था। इस पोस्ट की साइड्स भी करीबन 400 मीटर हाई आइस वॉल्स ने कवर की हुई थी, यानी इस पोस्ट पर पहुंचने के लिए 3 साइड से 80 से 90 डिग्री तक के स्टीप और लंबे आइस वॉल को क्लाइंब करना था। इस खड़ी चढ़ाई के दौरान पाकिस्तान आराम से भारतीय सैनिकों को चढ़ता देख उन पर अटैक कर सकता था। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी भी एक बड़ी परेशानी थी। कम ऑक्सीजन के कारण क्लाइंब करने में ज्यादा समय लगता था। दिन के समय बर्फ के तूफान आना तो आम बात थी, लेकिन रात को विजिबिलिटी एकदम कम हो जाया करती थी। साथ ही टेम्परेचर भी गिरता चला जाता था। पाकिस्तान के लिए भी इस पोस्ट की रखवाली करना कोई मामूली बात नहीं थी। इस पोस्ट की सिक्योरिटी के दौरान कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। नवंबर 1986 में मौसम खराब होने के कारण एक डेडली बर्फीली तूफान में इस पोस्ट पर मौजूद सभी पाकिस्तानी ट्रूप्स मारे जाते हैं, सिवाय लेफ्टिनेंट जफर अब्बासी के। हालांकि इस तूफान में लेफ्टिनेंट जफर अब्बासी भी अपने दोनों पैर गंवा देते हैं। कुल मिलाकर कायद पोस्ट को कैप्चर करना काफी जोखिम भरा था, लेकिन इंडियन आर्मी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती थी, जिस कारण कायद पोस्ट को कैप्चर करने के लिए भारत एक प्लान बनाता है। लेकिन प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले भारत 8 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की एक यूनिट को कायद पोस्ट तक पेट्रोलिंग के लिए भेजता है, जहां इनका काम कायद पोस्ट तक के एरिया को एनालाइज करना और ये पता लगाना था कि पोस्ट पर असल में कितने पाकिस्तानी ट्रूप्स मौजूद है। साथ ही पोस्ट पर मौजूद आर्म्स एंड एम्यूनिशन के बारे में जानना भी इस पेट्रोलिंग का एक मेन कारण था। 8 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की ये यूनिट हाल ही में सियाचिन के एरिया में इंडक्ट की गई थी। यूनिट को चुनने के बाद सभी सोल्जर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जिसके बाद मई 29 को 8 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के 13 मेंबर्स को कायद पोस्ट की ओर भेजा जाता है। इस टास्क को सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे के द्वारा लीड किया जाता है। राजीव पांडे एक होनहार और यंग ऑफिसर थे, जिनके साहस और वीरता की कहानी पूरी यूनिट में फेमस थी। राजीव पांडे को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि वो अपने टास्क के दौरान कायद पोस्ट तक पहुंचने के लिए बेस्ट अप्रोच रूट को आइडेंटिफाई करे और रोप से उन रूट्स को मार्क कर दे जो कायद पोस्ट तक जाने के लिए आसान है। कायद पोस्ट की 3 साइड्स 80 से 90 डिग्री तक के स्टीप आइस वॉल से कवर्ड थी और चौथी पाकिस्तान ने घेर रखी थी। भारतीय सैनिक क्रैम्पॉन्स एंड रोप्स के जरिए बर्फ पर मार्क करते हुए खड़ी आइस क्लिफ को क्लाइंब करना शुरू कर देते हैं। क्लिफ को क्लाइंब करते हुए काफी वक्त निकल जाता है और अब सभी भारतीय सैनिक क्लिफ के काफी नजदीक थे, लेकिन तभी पाकिस्तानी ट्रूप्स की नजर भारतीय सैनिकों पर पड़ जाती है और वो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। पाकिस्तानी ट्रूप्स के लिए ऊपर से हमला करना आसान था, जिस कारण नीचे से क्लाइंब कर रहे भारत के 10 जवान शहीद हो जाते हैं, जिसमें सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे भी शामिल थे। हालांकि अपनी जान गंवाने से पहले भारतीय सैनिकों ने रोप्स की मदद से टॉप तक एक रास्ता छोड़ दिया था। साथ ही सैनिकों ने एक्स की मदद से फुटहोल्ड्स भी बना दिए थे, जिससे बाद में क्लाइंब करने वाले भारतीय सैनिकों को आसानी हो। अपने जवानों के शहीद होने की खबर सुनकर भारतीय सैनिक गुस्से से खौल उठते हैं। हर जवान के मन में अब रिवेंज की आग भड़क रही होती है। हर एक जवान अपने दोस्तों की जान का बदला लेने के लिए तैयार था और इसलिए जब कायद पोस्ट को कैप्चर करने के लिए नेक्स्ट टास्क फोर्स को बनाया गया, तो हर एक जवान इस टास्क का हिस्सा बनने के लिए बेताब दिखाई दे रहा था। बेसिकली इस टास्क फोर्स का मकसद अपने शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को वापस लेकर आना और पाकिस्तानी ट्रूप्स को कायद पोस्ट से खदेड़ने का था। इसलिए देर न करते हुए एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसे मेजर वरिंदर सिंह के द्वारा लीड किया जाना था।
इस ऑपरेशन का नाम सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे को सम्मान देने के लिए ऑपरेशन राजीव रखा गया। ऑपरेशन राजीव को लीड करने के लिए कैप्टन अनिल शर्मा को मेजर वरिंदर सिंह के डिप्टी के तौर पर असाइन किया गया था। साथ ही पूरे ऑपरेशन में 3 JCOs और 57 अदर रैंक्स के ऑफिसर्स को भी तैयार किया गया था। इन 3 JCOs में सूबेदार हरनाम सिंह, सूबेदार संसार चंद एंड नायब सूबेदार बाना सिंह शामिल थे। कुल मिलाकर पूरे 62 भारतीय वीरों को कैद पोस्ट को कैप्चर करने के लिए भेजा गया। भारत के इन सभी सोल्जर्स को सबसे पहले 23 जून की रात को सोनम पोस्ट पर असेंबल किया गया, जहां सभी सैनिक अपने रहने के लिए एक बेस तैयार करते हैं। रात होने के कारण तय होता है कि अगले दिन से कैद पोस्ट के लिए चढ़ाई शुरू की जाएगी, जिसके बाद 24 जून की रात में करीब 10 लोगों की एक टुकड़ी को सूबेदार हरनाम सिंह की लीडरशिप में आगे भेजा जाता है। सूबेदार हरनाम सिंह आगे बढ़ने के लिए वही रास्ता चुनते हैं जो सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे ने मार्क किया था। हालांकि ये रूट आसान नहीं था। सुईसी पैनी क्लिफ पर क्लाइंब करते समय अगर एक भी सैनिक का पैर फिसलता तो वो सीधे मौत के मुंह में गिर जाता, इसलिए धीरे धीरे करके चढ़ाई तय की गई। चढ़ाई के दौरान सूबेदार हरनाम सिंह और उनकी टीम को काफी परेशानियां हुई, क्योंकि दिन बीतने के कारण सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे की टीम के द्वारा कैद पोस्ट तक छोड़ी गई रोप और फुटहिल्स अब बर्फ के नीचे दब गई थी। अपने क्लाइंब के दौरान सभी सोल्जर्स सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव और उनकी टुकड़ी की डेड बॉडीज को भी ढूंढ लेते हैं, जो अभी भी बर्फ के नीचे दबी हुई थी। कैद पोस्ट तक पहुंचने के लिए भारतीय सैनिक चढ़ाई कर ही रहे थे कि एक बार फिर पाकिस्तानी ट्रूप्स भारतीय सैनिकों की मूवमेंट को देख लेते हैं और मशीन गन से नॉन स्टॉप फायरिंग शुरू कर देते हैं। सूबेदार हरनाम सिंह और उनके साथी पाकिस्तानी फायरिंग का जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि ठंड के कारण उनके सभी वेपन्स फ्रीज हो जाते हैं। इस वक्त तक हरनाम सिंह जानते थे कि अगर वो आगे बढ़ते रहे तो पाकिस्तानी सैनिक उन्हें भी मार देंगे, इसलिए वो जोखिम नहीं उठाते हैं और अपनी टुकड़ी के साथ सभी सैनिकों की बॉडीज को लेकर वापस लौट जाते हैं। इस पूरे इंसिडेंट में सभी भारतीय सैनिकों को ये समझ नहीं आता कि जब उनकी बंदूकें फ्रीज हो गई तो पाकिस्तानी ट्रूप्स की क्यों नहीं हुई। हालांकि बाद में पता चलता है कि पाकिस्तानी सोल्जर्स ने अपनी बंदूकों के नीचे एक जलता हुआ केरोसिन स्टोव रखा हुआ था, जिससे उनकी बंदूकें लगातार काम करती रहे। सूबेदार हरनाम सिंह के वापस लौटने के बाद मेजर वरिंदर बिल्कुल इंतजार नहीं करते और अगले ही दिन 25 जून को एक और टीम को कैद पोस्ट के लिए रवाना कर देते हैं। यह अटैक भी रात के समय लॉन्च किया जाता है। इस बार सूबेदार संसार चंद सोल्जर्स की एक टुकड़ी को लेकर कैद पोस्ट के लिए रवाना होते हैं, जिसे प्रॉपर कवर फायर दिया जाता है। सोनम पोस्ट से लगातार कैद पोस्ट पर फायरिंग की जाती है, जिससे सूबेदार संसार चंद और उनके साथी सेफली कैद पोस्ट तक पहुंच जाए। हेवी कवर फायर के साथ सूबेदार संसार चंद और उनके साथी कैद पोस्ट के टॉप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें और भारतीय सैनिकों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए जैसे ही वो अपने रेडियो के जरिए कैंप से कनेक्ट करने जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनका रेडियो काम नहीं कर रहा है और उसकी बैटरीज फ्रीज हो गई हैं। बैटरीज फ्रीज होने के कारण संसार चंद मेजर वरिंदर से कनेक्ट नहीं कर पाते, जो केवल उनसे 100 मीटर के डिस्टेंस पर थे। कनेक्शन ना कर पाने के कारण एक बार फिर मिशन को अबॉर्ट कर दिया जाता है और यह अटैक भी फेल हो जाता है। मिशन को शुरू किए भी अब 3 दिन बीत चुके थे। भारतीय सैनिक अब तक पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके थे। इतनी ऊंचाई पर उनके पास न रहने के लिए प्रॉपर शेल्टर था और ना ही खाना। भूख प्यास से परेशान भारतीय सैनिक अब प्यास लगने पर बर्फ को चाटकर अपनी प्यास बुझा रहे थे, लेकिन उनके मन में कैद पोस्ट को कैप्चर करने के लिए एक जिद बैठ गई थी। अब चाहे उसके लिए उन्हें बर्फ में खुद को दबाकर ही क्यों ना दुश्मन से बचना पड़े। अपनी टीम का ये जज्बा देखकर मेजर वरिंदर हैरान थे, लेकिन फिर भी इस हाइट पर हैलुसिनेशंस एंड मेंटल ब्रेकडाउन्स आम बात रहती है, जिस कारण वो बार बार अपने सभी साथियों से उनका और उनके दोस्तों का नाम पूछते, जिससे उन्हें समझ आता कि अभी तक सभी सैनिक ठीक है। हालांकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, सोल्जर्स की जान को खतरा बढ़ता जा रहा था। इसलिए इस बार मेजर वरिंदर ने फैसला किया कि अब वो रात तक का इंतजार नहीं कर सकते, जिस कारण दिन में ही थर्ड एंड
फाइनल ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया गया। लास्ट एंड फाइनल अटैक में कायद पोस्ट को कैप्चर करने के लिए 2 टीम्स बनाई गई, जिनमें 8 लोगों की एक टीम को मेजर वरिंदर लीड कर रहे थे, तो वही 5 लोगों की दूसरी टीम को नायब सूबेदार बाना सिंह लीड कर रहे थे। दोनों टीम्स 26 जून की सुबह अपनी क्लाइंबिंग शुरू कर देती है, जिसमें बेशक उन्हें बाकियों की तरह काफी परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन अपनी पूरी कोशिशों के साथ दोनों टीम्स लगातार क्लाइंब करती रहती है। इस क्लाइंब के दौरान मौसम काफी खराब होता है, जिस कारण पाकिस्तानी ट्रूप्स को लगता ही नहीं है कि 2 बार हारने के बाद इतने खराब मौसम में भारतीय सैनिक एक बार फिर क्लाइंब करने की कोशिश करेंगे। अपनी इसी सोच के कारण पाकिस्तानी ट्रूप्स इस बार कोई फायरिंग नहीं करते। भारतीय सैनिक भी बिना कोई फायरिंग किए आगे बढ़ते रहते हैं। दोनों ही टीम कायद पोस्ट की 2 अलग अलग साइड से क्लाइंब करती है। बाना सिंह की टीम कायद पोस्ट को क्लाइंब करने के लिए एक अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन का सहारा लेती है। पाकिस्तानी सैनिक बाना सिंह और उनकी टीम के द्वारा किए जाने वाले अटैक से एकदम अनजान अपने बंकर में बैठे होते हैं। बाना सिंह अपने साथी राइफलमैन चुन्नी लाल, लक्ष्मण दास, ओमराज एंड कश्मीर चंद के साथ कायद पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। मौसम खराब होने के कारण बाना सिंह और उनकी टीम को कोई कवर फायर भी नहीं मिल पाता। विजिबिलिटी काफी कम होने के कारण बाना सिंह जब कायद पोस्ट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पाकिस्तान का केवल एक बंकर है, जिसमें कुछ पाकिस्तानी ट्रूप्स बैठे हैं। ये देखकर वो पहले एक ग्रेनेड को पाकिस्तानी बंकर में फेंक देते हैं। इस अटैक में कई पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे जाते हैं, लेकिन बचे हुए पाकिस्तानी सैनिक फौरन अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि हमला करने के लिए जैसे ही बाना सिंह और उनके साथी हथियार उठाते हैं, उन्हें पता चलता है कि उनके हथियार ठंड के कारण काम नहीं कर रहे। अब बाना सिंह के पास हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। बाना सिंह और उनके साथी भूखे, प्यासे और थके हुए हाथ से ही लड़ने लगते हैं। कई दिनों की थकावट, ठंड, भूख और प्यास को भूलकर बाना सिंह और उनके साथी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ऐसी लड़ाई लड़ते हैं कि 6 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे जाते हैं। बाकी के बचे हुए पाकिस्तानी सैनिक अपनी जान बचाने के लिए क्लिफ से छलांग लगा देते हैं, जिसके बाद फाइनली कई दिनों की मेहनत और कई जवानों की शहादत के बाद भारतीय सैनिक कायद पोस्ट को अपने देश के नाम कर लेते हैं। इस पूरे मिशन के दौरान मेजर वरिंदर को भी भारी चोटें आती है। आर्टिलरी एयरबस के कारण उनकी चेस्ट एंड टोर्सो पर गहरी चोट लगती है, लेकिन फिर भी वो अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। हालांकि गंभीर चोटें आने के बाद भी मेजर वरिंदर की जान बच जाती है, क्योंकि भारी ठंड के कारण उनका खून जम जाता है और घाव से ज्यादा ब्लड लॉस नहीं होता। 1500 फुट से भी ऊंची आइस वॉल को क्लाइंब करके 22,000 फीट ऊंची पीक को सब जीरो कंडीशंस में हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने के बाद भारतीय सैनिक इसे जीत लेती है। कायद पोस्ट पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने के बाद भारतीय सैनिक पाकिस्तानी मशीन गन्स को पाकिस्तानी पोजीशंस पर ही तान देते हैं। हालांकि पाकिस्तान दोबारा कई बार इस पोस्ट को हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार असफल ही रहता है। बाना सिंह के साहस और वीरता को देखते हुए कायद पोस्ट का नाम बदलकर बाना पोस्ट कर दिया जाता है और उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। सूबेदार हरनाम सिंह और सूबेदार संसार चंद को भी महावीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। वही मेजर वरिंदर एंड सेकंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे को वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा राइफलमैन चुन्नी लाल